प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर धूमिल द्वारा रचित कविता पटकथा का चौथा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए इस कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद सुविधाओं के का लालच में के सामने अभियोग की भाषा चूक जाती है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने स्वयं को प्राप्त कुछ सुविधाओं के कारण अपने स्वर को अधिक तीखा न करना स्वीकार किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जन कवि धूमिल चाहते हैं कि वे भारत के जनतंत्र में होने वाले भ्रष्टाचार का विरोध ऐसे रूप से करते रहें कि उनकी सुविधाएं भी बनी रहें। विरोध में उनका जो हाथ उठा है उसकी मुट्ठी भी तनी रहे और सारी सुविधाएं भी बनी रहे। यही कारण है कि धूमिल की बात फैलने की सीमा तक आते आते रुक जाती है। उन्हें जो छोटी छोटी सुविधाएं जनतन से प्राप्त है, उनके कारण वे नेताओं पर आरोप तो लगाना चाहते हैं, पर चुपके से, और यहीं आकर उसका विरोधपूर्ण भाषा समाप्त हो जाता है। तो आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि जन कवि धूमिल ने अपने माध्यम से किस प्रकार से हमारे देश के आम जनता के बारे में कहा है, जो छोटी छोटी सुविधाओं के लालच में पड़कर गलत का विरोध करना छोड़ चुके हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ उर्दू तथा संस्कृत शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर की मैल देख ली थी। मेरा सिर भिन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर इस बुरी तरह थका था कि मैं अपनी तरफ घूरते उस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था, जो अपनी पैनी आँखों से मेरी बेबसी और मेरा उथलापन था रहा था। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जन कवि धूमिल ने स्वतंत्र भारत के उस चेहरे को देखने में परेशानी का भाव प्रकट किया है, जो उनके अपने के समान था। चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ जन कवि धूमिल अपने बहाने से उन सभी लोगों के असफल होने के विषय में विचार कर रहे थे जो उनके पास थे। इस प्रकार जन कवि धूमिल के साफ और सीधे विचारों पर जो काई और घास उगी हुई थी, उसने अपने नाखूनों से मिटा रहे थे। इस प्रकार जन कवि धूमिल ने पूरे समाज को जोड़ने वाली जो सिलाई थी, उसे उधेड़ते हुए उस आदमी के मन में
जमे मैल को देख लिया था, जो स्वतंत्र भारत था और जिसने जन कवि धूमिल के समान अपनी आकृति बना ली थी। इससे धूमिल का सिर बुरी तरह दुखने भी लगा था। इससे जन कवि धूमिल का मन भारी हो रहा था। उनका शरीर इतनी अधिक मात्रा में थक गया था कि वे अपनी ओर घूरते हुए उस चेहरे से बचना चाह रहे थे जो स्वतंत्र भारत का चेहरा था। स्वतंत्र भारत का वह चेहरा अपनी तेज आंखों से धूमिल की व्यवस्था की ओर उनके उथलेपन की गहराई को नाप रहा था। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के साथ साथ संस्कृत और उर्दू के शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावित भीड़ में शरीर होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब से जूतों का टोकन और दिमाग में ताजे अखबार की कतरन लिए हुए धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मत पेटियों के गड्ढच अंधेरे में गिर पड़ा। चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने निर्वाचन में शामिल होने का वर्णन किया है। चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जो भीड़ धूमिल के सामने थी उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया था। अभी वे यही सोच रहे थे कि सामने जो भीड़ है उसमें मिल जाए या अलग रहे। तभी एकाएक किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया। उस समय जनकवि धूमिल की जेब में उनके जूतों से संबंधित वह छोटा सा पर्चा था जिसमें यह लिखा था कि उनके जूते किस नंबर के खाने में रखे हैं। इसके साथ ही उनके मस्तिष्क में उसी दिन के समाचार पत्र के एक टुकड़े का भाव था। तभी वे भीड़ का धक्का लगने से शब्द करते हुए गिर पड़े। उन्होंने चौथे आम चुनाव में मतदान किया और उनका मतपत्र चुनाव की पेटी में पहुंच गया। वहां बहुत सारे मतपेटियां थी। जहां वे रखी थी वहां घना अंधकार था। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार के साथ संस्कृत तथा उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। नींद के भीतर यह दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र धर्म, देश हित, हिंसा अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आज़ादी, विषा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियाँ, साहित्यिक पीढ़ियाँ, निराशा, झाए झाए, खाए खाए, हाय हाय, साए साए, मैंने कानों में ठूंस ली है उंगलियां और अंधेरे में गार दी है आंखों की रोशनी। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने भारत में स्वतंत्रता के रूप में जनतन के नाम पर होने वाले हल्ले से परेशान होने का वर्णन किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
यहाँ जनकवी धूमिल को एक नींद के बाद दूसरी नींद आ रही है। इसके कारण वे न कुछ देख पा रहे हैं और न सोच पा रहे हैं। सभी ओर हल्ला मचा हुआ है। उस हल्ले के कारण कवि के कानों में के पर्दे फट रहे हैं। यह शोर देश की ठीक से रक्षा करना, लोगों को गुजारे के लिए काम मिलना, पढ़ाई लिखाई, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, देश की भलाई, दूसरों को न मारना, किसी को न मारना, फौज की ताकत, देश के प्रति भक्ति का भाव, स्वतंत्रता, दूसरे देश के लोगों को भारत में आने की अनुमति का पत्र, आपस की बहस, जाति पक्ष लेना, देशवासियों का भूखा होना, दूसरे देशों से सहायता मांगना, भाषा के नाम पर झगड़ना, शांत रहना, विद्रोह और परिवर्तन करना, चुपचाप विरोध और लड़ाई करना, अणुबम बनाना और गिराना, देश की सीमा का निश्चय करना, मिलजुल कर रहना, उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ना, साहित्यकारों की एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, आशा का अभाव, इन्हीं सब के रूप में देश में हल्ला गुल्ला और वाद विवाद होना, एक की दूसरे को खा जाने की भावना, हाय हाय करके विलाप करना, चारों ओर से साए साए की आवाज़ आना, इन सब के से परेशान होकर यहाँ कवि ने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली है, जिससे कि वे कुछ न सुन सके। इसके बाद उन्होंने अपनी आँखों का प्रकाश अंधकार में गाड़ दिया, जिससे वे न कुछ देख सके और ना कुछ सुन पाए। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ ध्वनि साम्य एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, तथा भाषा की बात करें तो संस्कृत और उर्दू शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मत वर्षा के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वे एक दूसरे से दांत किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिल बिल कर रहे हैं। हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं। श्रीमान किंतु है, मिस्टर परंतु है। कुछ रोगी हैं तो कुछ भोगी हैं, कुछ हिजड़े हैं, कुछ रोगी हैं। तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं, आँखों के अंधे हैं। घर के कंगाल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं। चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ कवि ने स्वतंत्र भारत में अलग अलग तरह के लोगों का वर्णन किया है। चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि जो कुछ भेद और रहस्य था वह अब पूरी तरह से मालूम होने लगा है। यहाँ कवि ने देखा कि स्वतंत्र भारत में सभी और अनेक रंगों के झंडे फहरा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भारतीय जनतंत्र में एक विचारधारा नहीं है। जिस तरह गिरगिट तरह तरह के रंग बदलता रहता है, उसी तरह ऐसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में शामिल हो रहे हैं। ये लोग आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे से बहस भी कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे से दूर रहने की बातें कर रहे हैं। इनमें सभी प्रकार के प्राणी हैं।
ये किंतु और परंतु करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। इनमें कुछ बीमार हैं और कुछ सुख भोगने वाले हैं। इनमें कुछ नपुंसक हैं और कुछ योग साधना करने वाले हैं। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे विचारधारा के हैं जिन्हें दलाली का प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। तात्पर्य यह है कि वे अंधे हैं। कुछ लोग निर्धन घर के हैं, कुछ बोल नहीं पाते और कुछ सुन नहीं सकते। कुछ के मन उथले हैं और कुछ गहरे हैं। तात्पर्य यह है कुछ के मन में भावना जानी जा सकती है और कुछ के मन में क्या है यह जानना कतई संभव नहीं है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही संस्कृत तथा उर्दू के शब्दों से सुशोभित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। गिरते हुए लोग हैं, अकड़े हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गरज यह कि हर तरह के लोग हैं। एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में असंख्य रोग है और उनका एकमात्र इलाज चुनाव है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ कवि ने जनता की अदूषिता या संकुचित विचार एवं लोकतंत्र को भेड़ तंत्र बनाए जाने के प्रयास को रेखांकित किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यह कहते हैं कि इस देश में अपनी परिस्थितियों से जूझता हुआ आम आदमी है। यह आम आदमी परस्पर एक दूसरे से घमंड कर रहा है, भाग रहा है, अकड़ रहा है, एक दूसरे से घृणा कर रहा है। अर्थात हर प्रकार का आम आदमी विभिन्न गतिविधियों से लिप्त है। उसकी राष्ट्रीयता बहुत सीमित हो गई है। वह बहस इतनी सी रह गई है कि वह राष्ट्र को असंख्य कठिनाइयों से घिरा पाता है। भाव यह है कि उस आदमी से सरोकार अपने राष्ट्र की दुर्बलताओं को जताने भर के हैं। उन दुर्बलताओं को दूर करने के संबंध में वह मौन है। विभिन्न मुद्दों पर परस्पर मतभेद होने पर भी वे इस बात पर एक हैं कि राष्ट्र में अनंत रोग है और उन रोगों का हल चुनाव ही है। असंख्य रोगों से अपने स्वार्थों में बंधी हुई है, जो आप देखें तो अगर हम उन रोगों को चरितार्थ करें तो उसका तात्पर्य भूख, शोषण, लाचारी, जनसंख्या विस्फोट, भ्रष्टाचार आदि से है। यहाँ कवि संशय में है कि ऐसी जनता जो अपने स्वार्थों में बंधी हुई है, राष्ट्र के लिए स्वस्थ उन्नत मार्ग का चयन चुनाव के माध्यम से कैसे कर सकेगी। यहाँ लोकतंत्र के भीड़तंत्र में परिवर्तन होते जाने का संकेत कवि ने सजीवता से हमारे समक्ष रखा है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के साथ उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगा कि एक विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है। उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। उसमें जाति और धर्म और संप्रदाय और पेशा और पूंजी के असंख्य कीड़े बिलबिला रहे हैं
और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पता नहीं किस अनहोनी की प्रतीक्षा में इस भीषण सड़ाव को चुपचाप सह रही है। मगर आपस में नफरत करते हुए वे लोग इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव ही सही इलाज है, क्योंकि बुरे और बुरे के बीच से किसी हद तक कम से कम बुरे को चुनते हुए न उन्हें मलाल है, न भय है, न इलाज है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देश के परिवेश की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कवि को अपना राष्ट्र एक बड़ी दलदल के किनारे मृत प्राय पशु के समान लगता है। इस पशु की नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है जिससे मवाद अर्थात पीप बह रहा है। तात्पर्य यह है कि यह मृत प्राय पशु हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो जातिवाद, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद और स्वार्थ लिप्तता रूपी घावों से मर रहा है। स्वार्थ में डूबे नेता, भ्रष्ट अधिकारी और अदूरदर्शी जनता इस राष्ट्र के घावों में पड़ी संधास को अर्थात गंदगी को नहीं देख रही है। राष्ट्र का पतन अबाध रूप से चल रहा है। इस भीड़ तंत्र में भले ही सभी लोग एक दूसरे से घृणा करें, किंतु स्वार्थ पूर्ति के कारण चुनाव इन्हें एकमात्र सुधार का मार्ग लगता है। लोकतंत्र में चुनाव भी मजाक बनकर आज रह गया है। ऐसे में इस निर्लज्ज जनता को कोई दुख, भय और शर्म नहीं है। धूमिल राष्ट्र की अधोगति को रेखांकित करते हैं। उन्हें गहरी पीड़ा है। इस देश के कर्णाधार अव्यवस्था के पोषक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कवि ने देश के विभिन्न विडंबनाओं को यहाँ चरितार्थ किया है। इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दरअसल उन्हें एक मौका मिला है और इसी बहाने वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर तरफ मूढ़ता की हरी हरी घास लहरा रही है, जिसे कुछ जंगली पशु खूद रहे हैं, लीद रहे हैं, चर रहे हैं। मैंने ऊब और गुस्से को गलत मोहरों के नीचे से गुजरते हुए देखा। मैंने अहिंसा को एक शतारूढ़ शब्द का गला काटते हुए देखा। मैंने ईमानदारी को अपनी चोर जेबें भरते हुए देखा। मैंने विवेक को चापलूसों के तलवे चाटते हुए देखा। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ जनकवि धूमिल ने मूर्ख जनता को छद्मवेशी स्वार्थी नेताओं द्वारा लूटने का वर्णन किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि देश के स्वार्थी लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए राष्ट्र को पतन के गर्भ में डाल दिया है। परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति परस्पर वैमनस्य को बढ़ाने वाली है, अर्थात मतभेद को बढ़ाने वाली है। देश की आम जनता की मूर्खता का लाभ जंगली पशु रूपी नेता, पूंजीपति, धार्मिक आचार्य, अराजकत्व आदि उठा रहे हैं। नेता मूर्ख जनता को जातिवाद एवं व्यर्थ के प्रलोभनों के माध्यम से भ्रमित करते रहते हैं। धर्माचार्य जनता के हित चिंतन की अपेक्षा
धार्मिक उन्माद को प्रश्रय देते हैं। पूंजीपति नेताओं के साथ मिलकर किसी भी प्रकार के राष्ट्र को लूटने का आयोजन करते हैं। कभी यहाँ कूद रहे हैं, लीद रहे हैं एवं चर रहे हैं। प्रतीकों के माध्यम से इन भ्रष्ट लोगों द्वारा राष्ट्र को रौंदने, गंदा करने और खाए जाने की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि इन सभी विसंगतियों का एकमात्र कारण राष्ट्र की मूर्ख जनता है, जो इन जंगली पशुओं को अपना अहित करने देती है। धूमिल कहते हैं कि परस्पर वैमनस्य अर्थात मतभेद से भरी जनता अपने घोर निधि दायरे से में बंद कर रख गई है। उसका विसंगतियों के प्रति क्रोध और ऊब नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि यह मृत प्राय राष्ट्र की जनता है। से क्रांति धार्मिकता की कामना नहीं की जा सकती। वह अहिंसा को भी दिखावे के रूप में देखते हैं। अहिंसा सत्ता के अंधकूप में अनगिनत हत्याओं की दोषी है। ईमानदारी का कहीं सच्चा अस्तित्व यहाँ नहीं है। ईमानदारी का आवरण ओढ़े लोग स्वयं भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हुए हैं। मानव में सही गलत के निर्णय की क्षमता अब नहीं रही। स्वार्थ और अति महत्वाकांक्षा ने विवेकहीन बना दिया है। वह अपने ईमान को त्याग कर चाटुकारिता में लिप्त हो गया है। मानव की अंधता इतना बढ़ गया है कि उसमें सही गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रही है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ सरल उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं यह सब देख ही रहा था कि एक नया रेला आया। उन्मत्त लोगों का बड़बड़ जुलूस। वे किसी आदमी को हाथों पर गठरी की तरह उछाल रहे थे, उसे एक दूसरे से छीन रहे थे, उसे घसीट रहे थे, चूम रहे थे, पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे, गले से लगा रहे थे, उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, उस पर अनगिनत झंडे फहरा रहे थे। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, उसकी आंखें बंद थी, उसका चेहरा खून और आंसू से तर था। मूर्खों, यह क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया, और तभी किसी ने उसे मेरी ओर उछाल दिया। अरे यह कैसे हुआ? तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से जनकवि धूमिल ने आम आदमी की बेबसी एवं दुर्दशा का चित्रण किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि जहां आम आदमी की शोषित होने की नियति से दुखी है, वहीं उनके चिंतन का केंद्र उसकी दुर्दशा भी है। अपने तुच्छ स्वार्थों से वे वशीभूत आम आदमी ईमानदारी, अहिंसा, विवेक आदि गुणों का त्याग करता है और स्वयं के अंधकारपूर्ण भविष्य का स्वयं निर्माता भी बनता है। निर्मम लोभी लोग इस आम आदमी को परस्पर लूट रहे हैं। यह गठरी नुमा जीव कवि को अपना ही रूप लगता है। व्यवस्था के विसंगतियों ने इसे कभी पुचकारा, कभी सहारा देने का भ्रम उत्पन्न किया, तो कभी इसे रक्त रंजित कर दिया है। यह आम आदमी वस्तुतः राष्ट्र है जिसकी प्रशस्ति गाई जाती है। कभी इस पर दोषारोपण होता है, कभी इसकी आत्मा को घायल किया जाता है। स्वार्थी लोलुप व्यक्तियों ने इस राष्ट्र की अस्मिता को भ्रष्टाचार, हिंसा, सांप्रदायिकता आदि के माध्यम से लूटा है। यह प्रहरी होने के नाते राष्ट्र अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के बाद सदैव अपने ही लोगों द्वारा छला गया है।
कभी समाज का सजग प्रहरी होने के नाते स्वार्थी भ्रष्ट लोगों द्वारा राष्ट्र को क्षतिग्रस्त किए जाने के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं। वह क्रांति धर्मी है। उनका स्पष्ट प्रश्न है कि यह बर्बरतापूर्ण आचरण क्यों हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। धूमिल का क्रांति धर्मी मन राष्ट्र की ऐसी दशा से आक्रांत है, वह ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। और इस प्रकार से जो है देश की विवरण कवि जो है मन ही मन दुखी है और अपने क्रोध को इस प्रकार से जो है प्रकट कर रहे हैं। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास एवं प्रश्न अलंकार के साथ साथ मुक्तक छंद और व्यंग्यपूर्ण सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं हतप्रद सा खड़ा था और मेरा हमशक्ल मेरे पैरों के पास मूर्छित था पड़ा था। दुख और भय से झुरझुरी लेकर मैं उस पर झुक गया, किंतु बीच में ही रुक गया। उसका हाथ ऊपर उठा था, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों का हरापन उसकी आवाज में उतर आया था। दुखी मत हो, यह मेरी नियति है। मैं हिंदुस्तान हूँ। जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से धूमिल ने स्वार्थी लोगों द्वारा की गई देश की दुर्दशा का वर्णन किया है। इन पंक्तियों के अंत में कवि आशान्वित भी होते हैं कि नवोन्वेष यानी नया सवेरा होगा, तभी राष्ट्र का उत्थान निश्चित है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि रक्त रंजित आदमी को निस्तेज से देख रहे हैं। उनके मन में उस आदमी के प्रति जिज्ञासा है कि यह कौन है। अमूर्छित सा कवि के पैरों में पड़ा हुआ है, उसकी शक्ल कवि से मिल रही है। वास्तव में यह आदमी अव्यवस्था से भरे हुए आहत राष्ट्र का प्रतीक है। यह प्रतीक धूमिल को अपने हम शक्ल सा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आम आदमी की नियति एक ही है और वह है शोषित एवं प्रताड़ित होने की नियति। कवि आगे कहते हैं कि जब वह उस घायल आदमी को उठाने का उपक्रम करते हैं तो वह रक्त और आंसू से भीगे हुए अपने मुख को ऊपर करता हुआ कहता है कि जब जब उसने इन शोषक लोगों को प्रकाश से जोड़ा है, तब तब इन स्वार्थियों ने उसे अपमानित किया है। भाव यह है कि कवि यहाँ इतिहास बोध का प्रश्रय लेते हैं। यह घायल आदमी रूपी राष्ट्र यह बताना चाहता है कि जब जब इस राष्ट्र को इसके सपूतों ने सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, अर्थात राष्ट्र ने उत्थान कर लोगों को समृद्धि प्रदान की है, तब तब स्वार्थी लोगों ने कभी दुर्योधन के रूप में, तो कभी जयचंद्र के रूप में, तो कभी आधुनिक भ्रष्ट नेता अपराधियों के रूप में उसे आहत किया है। आधुनिक काल में भी स्वतंत्रता के पश्चात विकास की जो आसक्ति थी वह भी धूमिल हो गई है। निजी स्वार्थों के वशीभूत सांप्रदायिकता के राक्षस ने राष्ट्र को खंड खंड कर स्वतंत्रता के बाद देश को विभाजित कर दिया है। यहाँ के राष्ट्र की दुर्दशा से निराश नहीं होते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि समय साक्षी रहा है कि जब जब अराजकता बढ़ी है, तब तब राष्ट्र ने अपने किसी न किसी सपूत के माध्यम से अपने उत्थान के मार्ग का निर्माण किया है। इसी
दुर्दशा रूपी कीचड़ से आगे चलकर नवोन्मेष का कमल अर्थात नया सवेरा खिलेगा, जिससे कि देश की उन्नति होगी। इस प्रकार से कवि जो है यहाँ आशान्वित है, उनके मन में एक आशा की किरण है कि आगे चलकर देश का उद्धार होना है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ शुद्ध उर्दू शब्दों से सुसज्जित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो इसके बाद के पंक्तियों को लेकर फिर से मैं अगले वीडियो में आप लोगों के बीच प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।